नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह भारत की जो एक राष्ट्र की अवधारणा है उसके लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले टॉपिक ही देख लेते हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए अलग राष्ट्र की मांग। अब यहाँ पर दक्षिण भारतीय जो है 5 राज्य मुख्यतः दक्षिण भारत में आता है। भारत का ये पूरा मैप आप देख रहे हैं, यहाँ दक्षिण भारत के मैप को आप देखिए, यहाँ पर कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। मुख्य रूप से 2 यूटी भी आता है, एक पुडुचेरी और दूसरा यहां पर लक्षद्वीप। अब कहा जा रहा है कि इन 5 राज्यों को मिलाकर के भारत से सेपरेट जो है हमें अलग राष्ट्र की अवधारणा का विकास हो सकता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर यह मांग जो है एक एमपी के द्वारा किया गया है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और नाम है डीके सुरेश। ठीक है, यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कर्नाटक से इस तरह की मांग पहली बार आया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भाषाई आधार पर विभेद देखा गया है। तमिलनाडु में इस तरह के कई बार मांग उभरते रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में पहली बार हुआ है। दूसरी बात, कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, डीके शिव कुमार, उनके भाई भी हैं ये। तो यहां पर यह मुद्दा जो है इसीलिए बेहद संवेदनशील अब बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इनका आधार क्या है, आपत्ति क्या है, मांग क्यों की गई है? एक तो ये जो अंतरिम बजट 2024 पेश किया गया है अभी, उसको एक आधार बनाया गया है। दूसरा, फाइनेंस कमीशन को लेकर के आपत्ति जताई गई है, उसके कुछ बातों से असहमति जताई गई है। विस्तार से हम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। यहां देखिए, नॉर्थ गेटिंग मोर। तो सबसे पहले नॉर्थ का यहां संबंध जो है वह नॉर्थ इंडिया से है। उत्तर के भारत के जो राज्य हैं इनका कहना है बजट में और फाइनेंस कमीशन। जब फाइनेंस कमीशन की चर्चा करेंगे तो यहां पर हम 15 फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे और 16 फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। तो इनका कहना है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है या बजट में उत्तरी भारतीय राज्यों को अधिक पैसा दे दिया जाता है, जबकि टैक्स हम ज्यादा देते हैं, यानी कि दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं। तो इसी बात को लेकर के यहां पर चर्चा है। कर्नाटका एमपी सेज पीपुल में डिमांड सेपरेट कंट्री इफ इनजस्टिस टू साउथ कंटिन्यूज। यहां पर इनजस्टिस की बात की गई है और ये जो इनजस्टिस है इसका आधार जो है वह फाइनेंस रखा गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अगर यही चीजें कंटिन्यू रहा, यही बातें होती रही, तो दक्षिण राज्य के जो लोग हैं वो इस इनजस्टिस के आधार पर अलग देश की मांग कर सकते हैं। अब प्रमुख बिंदु के तहत जो बातें मैंने कहा एक बार आप समझ लीजिए। बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र से सांसद हैं डीके सुरेश, ये अंतरिम बजट 2024 पर अपनी बात रख रहे थे और इन्होंने कहा कि अगर दक्षिणी राज्यों को करों का उचित हिस्सा नहीं देने का अन्याय जारी रहा तो दक्षिण भारत के लोगों को एक अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। अब अपने आप में बेहद संवेदनशील मुद्दा, आप समझ सकते हैं इस बात को। केंद्रीय करों में उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक हिस्सेदारी मिल रहा है, जबकि करों की वसूली दक्षिणी राज्यों से अधिक होती है, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले ही कर दी है। अब यहां पर मैंने कहा कि फाइनेंस कमीशन की भी हम चर्चा कर लेंगे। तो इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए कि कर्नाटक से कितना कर जाता है। इनका कहना है कि 4 लाख करोड़ रुपया जो है वह टैक्स दिया जाता है कर्नाटक से केंद्र सरकार को, ठीक है। और इसमें आप कस्टम ड्यूटी की भी चर्चा कर लीजिए। लेकिन इनका कहना है कि हम इतने अधिक राशि टैक्स में देते हैं, बावजूद हमें उसका रिटर्न फाइनेंस कमीशन के द्वारा नहीं मिलता है। अब हम फाइनेंस कमीशन की चर्चा करेंगे। 16वें वित्त आयोग, आप जानते हैं कि 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और 16वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल शुरू होगा वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और यह 31 मार्च 2031 तक चलेगा। यानी कि 15वां वित्त आयोग जो है, जिसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे एनके सिंह, यह जो है 2020 से 2026 तक इसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। और यह वित्त आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। इन सब चीजों को थोड़ी बहुत आप जानकारी रखिए ताकि आपके लिए लाभकारी होगा। अब यहां पर एक बात सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये वित्त आयोग जो होता है करता क्या है। देखिए, वित्त आयोग का काम क्या है? पैसे का बंटवारा करना। मोटे तौर पे बस एक बात आप समझ लीजिए कि पैसे का ये बंटवारा करता है। अब यह बंटवारा करके देखता है कि जितना भी टैक्स अगर वसूला गया है लोगों से, तो अब ये देखेगा कि उस टैक्स से जमा राशि है उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो बंटवारा 2 आधार पे होगा कि एक तो होगा कि केंद्र को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, और राज्य को कितना मिलेगा, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होगा। दूसरी बात यह होगी कि राज्य और राज्य के बीच, यानी कि कहने का तात्पर्य है, मान लेते हैं कि 100 रुपया, यहां उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि 100 रुपया जो है कर से जमा हो गया, ठीक है। अब 100 रुपया में 60 रुपया जो है फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, केंद्र को दे दिया, ठीक। अब 40 रुपया बच गया ना, तो 40 रुपया राज्य को मिल गया। अब इस 40
रुपये में जो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि ये जो राज्य राज्य की बात किया तो इन सभी के बीच जो है 40 रुपये को बांटा जाएगा। तो 40 रुपये में कैसे तय किया जाएगा कि तमिलनाडु को कितना रुपया मिलेगा, कर्नाटक को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, हिमाचल प्रदेश को कितना मिलेगा या मणिपुर को कितना मिलेगा। यानी कि कुछ तो आधार होगा। तो यही आधार जो है वो फाइनेंस कमीशन तय करता है। फाइनेंस कमीशन का यही काम होता है। ये मामला आपको समझ में आ गया? ये चीजें इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद हम इन चीजों पर आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इनकी आपत्ति क्या रही है। 15th फाइनेंस कमीशन को लेकर क्या आपत्ति रही और 16th फाइनेंस कमीशन से इनकी उम्मीदें क्या है। देखिए 16वें वित्त आयोग में इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो दक्षिण भारत के लोगों को आवाज उठानी होगी। 16वें वित्त आयोग की चर्चा की है यहां पर इन्होंने। सबसे इस बात को देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले 15th वित्त आयोग को जरा समझते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दी जाने वाली करों में हिस्सेदारी के निर्धारण में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण आधार था। अब इसी बात को ध्यान में रखना है। इसे लेकर दक्षिणी भारतीय राज्यों ने विरोध भी किया था। अब अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखेंगे तो अमूमन आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का, अच्छा ये जो आंकड़ा लिया गया है या 2011 का सेंसस लिया गया है, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं कि देश में हर 10 साल पर सेंसस होता है। लेकिन 2021 में जो कोविड का भी समय था और तकनीकी वजहों से जनगणना का कार्य नहीं हो सका। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है पार्लियामेंट में जानकारी दिए हैं कि 2024 का जैसे ही आम चुनाव खत्म हो जाएगा तो सेंसस कराया जाएगा, यानी कि जो 2021 में होना था। तो हमारे पास आंकड़ा भी क्या है, 2011 का है। इसलिए फाइनेंस कमीशन ने 2011 के जनसंख्या का आंकड़ा उठा लिया। ठीक है, अब समझिए इसको लेकर के दक्षिण भारत के राज्यों ने आपत्ति जताई। क्यों आपत्ति जताई? इनका कहना था कि देखिए 2011 तक जो है जनसंख्या का आधार अगर आप लेते हैं तो दक्षिणी भारतीय राज्य जो हैं, ये 5 राज्य, इन्होंने जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त कर लिया है, यानी कि जनसंख्या को कम किया है। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उत्तर भारतीय राज्य में देखेंगे लगातार जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है, वहां जनसंख्या कंट्रोल में नहीं आया है। और फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम जो इस पैसे को बांटेंगे, इस कर में हिस्सेदारी देंगे, उसके निर्धारण में जनसंख्या भी एक आधार होगा। जिन्होंने कहा इस आधार पर तो हमें नुकसान हो जाएगा दक्षिण भारत के राज्यों को। आप कह रहे हैं कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसको हम कर में ज्यादा हिस्सेदारी देंगे, फिर तो हमें और जनसंख्या बढ़ाना चाहिए था। तो हम एक तो अच्छा काम कर रहे हैं कि जनसंख्या आपने यहां कम कर रहे हैं और आप जो है हमें नुकसान में डाल रहे हैं। इस बात को लेकर के फाइनेंस कमीशन का विरोध हुआ था। 15 फाइनेंस कमीशन से इस बात की आपत्ति जताई गई थी और यही बात यहां पर कहा गया है कि 16 फाइनेंस कमीशन जो कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लगने वाला है, इससे उम्मीद की जा रही है कि आप इस बात का ध्यान देंगे, नहीं तो दक्षिण भारत के राज्य जो है पहले भी विरोध जता चुके हैं और भी विरोध हो सकता है और वहां के लोग जो है अलग देश की मांग भी कर सकते हैं। यह पूरा मसला समझ में आ गया कि फाइनेंस कमीशन से लेकर के यहां क्या आपत्ति है। वैसे एक बात आपको ध्यान रखना है, मैंने 15 फाइनेंस कमीशन की चर्चा की तो फाइनेंस कमीशन जो 15 फाइनेंस कमीशन रहा, इसने एक बात का ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि देखिए विभिन्न, अभी मैं बताऊंगा आपको, विभिन्न आधार बनाया गया कि किसके आधार पर करों का किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हम जनसंख्या को यहां पर ले जरूर रहे हैं एक पैमाना के तौर पर, लेकिन जिस राज्य ने जनसंख्या स्थिरता पे काम किया है, यानी कि जनसंख्या कम किया है, उसको हम पॉइंट देंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे, यानी कि इनको बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये नहीं कह सकते दक्षिण राज्य जो हैं कि हमें जो है हमारी मांग को 15th फाइनेंस कमीशन ने सुना ही नहीं। यहां फाइनेंस कमीशन उनकी मांग को सुन रही है और कोशिश किया जा रहा है कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और यही बात जो है 16 फाइनेंस कमीशन से उम्मीद की जा रही है। यह मामला पूरा समझ में आ गया। बजट की बात मैं आपके करूंगा क्योंकि मैंने 2 आधार बताया था, एक तो फाइनेंस कमीशन को लेकर के, एक जो अंतरिम बजट 2024 अभी आया है। तो फाइनेंस कमीशन मैं आपको पूरा समझा चुका हूं कि क्या रहा है। यहां पर जरा पैमाना देख लेते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन ने लिया था तो क्या क्या रहा और हिस्सेदारी परसेंटेज को लेकर के। देखिए जनसंख्या के आधार पर 15% जो करों का बंटवारा है उसको लेकर के कह रहा हूं, ये राज्य और राज्य के बीच में है। क्षेत्रफल के आधार पर 15%, यानी कि देखिए जो कर का बंटवारा होगा, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो 15% वेटेज दिया गया है, तो उस राज्य को जाहिर सी बात है कर ज्यादा मिल जाएगा। समझ गए? क्षेत्रफल यानी कि जिस राज्य का भूभाग जितना बड़ा होगा उसके आधार पर भी ये मिलेगा। वन और पारिस्थितिकी को भी 10% दिया गया है ताकि राज्य इसके लिए उत्साहित हो सके। आय का अंतर भी यहां पर देखा गया है जिसको 45% दिया गया है। कर और राजकोषीय प्रबंधन, ताकि यहां पर जो है वित्तीय अनुशासन राज्यों में आ सके, लोक लुभावन बातें जो है राज्य ना करे इन चीजों को लेकर के। और
जनसांख्यिकी का भी ध्यान रखा गया है और यह 12.5% दिया गया है कुल 100%। तो ये पैमाना यहां पर फाइनेंस कमीशन ने दिया था, जिसको लेकर के यहां पर जनसंख्या को लेकर के जो साउथ के 5 स्टेट हैं इनको आपत्ति है। हालांकि मैंने कहा कि 15 फाइनेंस कमीशन ने इनको कहा है कि हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन इस बात को समझे, इनकी जो डिमांड है, नहीं तो समस्या क्रिएट होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में दक्षिणी राज्यों का महत्व, जो ये 5 दक्षिणी राज्य हैं, भारत की इकोनॉमी में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि में जीएसडीपी, आप जीडीपी को क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां पर एस लग गया है, यानी कि एस स्टैंड फॉर स्टेट की बात की गई है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मामला समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि राज्य को आधार बनाया गया है। आर्थिक समृद्धि में जीएसडीपी के आधार पर योगदान देखा गया है। 5 राज्य जो हैं, मुख्य 5 राज्य, वहां मैं यूटी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, वहां पर जो दक्षिणी के यूटी हैं, एक पुडुचेरी और दूसरा लक्षद्वीप। तो तमिलनाडु की बात करें तो 24.8 लाख करोड़ रुपया, जो कि प्रचलित मूल्य के आधार पर तय किया गया है। कर्नाटक यहां चर्चा में रहा है, तो कर्नाटक को अलग से देखिए, दूसरे नंबर पर रहा है 22.4 लाख करोड़। तेलंगाना 13.3 लाख करोड़, आंध्र प्रदेश 13.2 लाख करोड़, केरल जो है 10 लाख करोड़। ये 5 राज्यों की स्थिति यहां पर दिखाई गई है। 5 दक्षिणी भारतीय राज्यों की भारत की जीडीपी में लगभग 30% से अधिक की योगदान है। 30% अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और यह केवल 5 राज्य से है, जो कि दक्षिण के राज्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों और राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया गया है। अब जरा पर कैपिटा इनकम की बात कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वित्त वर्ष 2023 की स्थिति देखें तो तेलंगाना 2,75,443 रुपये की प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद कर्नाटक जो चर्चा में है 2,65,623, इस तरह के कई और राज्य, और फिर आंध्र प्रदेश 2,07,771। ये 5 राज्यों की स्थिति देखेंगे तो प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर आपको राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय औसत जो भारत का है प्रति व्यक्ति आय का, वह 1,50,007 रुपया है। तो उसके आधार पर देखेंगे तो काफी अधिक यहां पर यह आंकड़ा देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसके मुकाबले में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं आर्थिक आधार पर अधिक समृद्ध हैं, यानी कि आर्थिक समृद्धि भी वहां अधिक है और आर्थिक विकास भी वहां पर अधिक देखा गया है। अब यहां पर उत्तर भारतीय राज्यों से तुलना करते हुए देखते हैं भारत की जीडीपी में प्रमुख 5 राज्य जो हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश रहे। रैंक और राज्य की स्थिति देखेंगे तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, ये 5 इस तरह से दिया गया है। अनुमानित यहां पर क्या है, जीएसडीपी यहां पर स्टेट के लिए है, ठीक है, और लाख करोड़ रुपए में बताया गया है। यहां पर आंकड़ा दिया गया जिसमें महाराष्ट्र देखिए नंबर 1 पर और उत्तर प्रदेश जो है 5वें नंबर पर यहां पर है। कर्नाटक की स्थिति देखेंगे तो 4थे नंबर पर यहां पर आपको दिखेगा, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है महाराष्ट्र का यहां पर ये जो है यह लाख रुपये में दिया गया है, यानी कि 2.24 लाख रुपया। और अगर नीचे देखेंगे 5वें नंबर पर तो उत्तर प्रदेश का ये 83,000 है, ठीक है। तो यहां पर भी इस आधार पर देखेंगे प्रति व्यक्ति आय पर भी और जीडीपी के आधार पर भी देखेंगे तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो अधिक समृद्ध आपको नजर आएंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्य उच्च जीएसडीपी विकास दर वाले राज्य रहे। देश की जीडीपी में लगभग 20% का इनका योगदान रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्र वाले राज्य हैं, भारत की जीडीपी में लगभग 23% का योगदान देते हैं। इनका जो एक आपत्ति रहा है वह गुजरात को लेकर भी रहा है। इन्होंने जो एमपी साहब हैं डीके सुरेश, इन्होंने कहा कि देखिए अंतरिम बजट में गुजरात को ज्यादा वेटेज दिया गया है, लेकिन यहां पर दक्षिण भारत के राज्य जो है उसको वेटेज कम दिया गया है। तो यहां पर आपत्ति का एक कारण गुजरात भी दिखता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का योगदान जीडीपी में अगर देखेंगे तो 18.5% है भारत के जीडीपी में। वहीं पर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार का देखेंगे तो ये 3 राज्य मिलकर केवल 12.5% योगदान दे रहे हैं। 3 बड़े राज्य हैं और केवल 12.5% जीडीपी में योगदान दिया जा रहा है। पूर्वी राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के उत्पादन में लगभग 13.6% का योगदान दे रहे हैं। 2 बड़े राज्य ये भी हैं, लेकिन यहां भी आंकड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी राज्यों का महत्व क्या है। निश्चित तौर पर जब चर्चा चली है तो भारत के कोई भी क्षेत्र रहे वह सभी बराबर का हिस्सेदारी है, उसका बराबर का महत्व है। लेकिन दक्षिणी राज्य जो है चूंकि चर्चा में आया है तो हम जरा उसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर केरल की चर्चा करें,
केरल तो एक उदाहरण के तौर पर वैश्विक स्तर पर देखा जाता है, शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी। ठीक है, कोरोना काल में ये चीज आपने देखा भी होगा कि जब वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई तो केरल में पहले से वो व्यवस्था था, और मेडिकल की जब फैसिलिटी की बात की गई तो केरल उसमें भी अव्वल नजर आया। उसके बाद बेहतर सार्वजनिक सेवाओं की बात करें तो उसमें भी जो दक्षिणी राज्य हैं वह बेहतर हैं उत्तर के राज्यों से। और नागरिक सक्रियता यानी कि नागरिक जो है वहां पर अपने अधिकार के लिए सजग तो हैं ही, इसके अलावा उनके जो कर्तव्य हैं उसके लिए भी वो सजग हैं, यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक देखा गया उन्हें। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है क्योंकि वहां फेस्टिवल को लेकर के देखेंगे, पर्व त्योहार को लेकर के देखेंगे, सभ्यता संस्कृति की बात को लेकर देखेंगे, उनके लिटरेचर की लेकर के आप बात करेंगे, इन सभी में काफी समृद्ध होता है, चाहे वो गीत संगीत नृत्य हो, जैसे कि पोंगल हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ हो गया, प्राचीन संस्कृति का संरक्षण। दक्षिणी राज्यों में उच्च समृद्धि एवं उच्च विकास देखा जाता है। अब देखिए दो बातें हैं, यहां समृद्धि की बात की गई, समृद्धि मीन्स ग्रोथ, ठीक है, और यहां पर विकास की बात किया गया, डेवलपमेंट। आप कहेंगे इस दोनों में क्या अंतर है? देखिए अर्थव्यवस्था के आधार पे समृद्धि और विकास में अंतर होता है। जब यहां पर समृद्धि की बात करेंगे तो यह केवल इकोनॉमी के पॉइंट से जाएगा, यानी कि यहां पर मनी की बात की जाएगी, पैसे से जुड़ा हुआ मामला होगा। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि व्यक्ति का आय कितना है, ग्रोथ जीडीपी का क्या हुआ, उसका इनकम क्या है, इन सब चीजों को जब बात किया जाएगा तो वह समृद्धि का बात होगा। मैं मोटे तौर पे आपको समझा रहा हूं। और विकास की बात करेंगे तो विकास में ग्रोथ तो शामिल होगा ही, यानी कि रुपया पैसा आमदनी कितना है ये सब चीज तो शामिल होगा मनी के अलावा, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि जीवन की गुणवत्ता कैसी रही है ना, जीवन की गुणवत्ता की भी चर्चा की जाएगी। एसडीआई वगैरह आपने पढ़ा होगा ना, तो वहां पर इसकी चर्चा की जाती है जीवन कर गुणवत्ता में। तो इसके आधार पर देखा जाएगा कि शिक्षा है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं, बेहतर जीवन यापन है, रहने के लिए अच्छा मकान है, इन सब आधार पर अगर देखा जाता है तो दक्षिणी राज्य जो है उत्तर राज्य से बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा गरीबी जो है वहां पर कम देखी जाती है। यदि गरीबी का एक मैप के आधार पर हम देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण राज्यों में देख लेते हैं, तो देखिए बिहार में यहां पर दिखाया गया है 51.9, ये मल्टी डायमेंशनल पुअर बताया गया है। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज्यादा है, वहीं केरल की स्थिति देखेंगे तो 0.7 तक है। बाकी राज्यों की भी स्थिति देखेंगे तो जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपको कम देखने को मिलेगा। उत्तर भारतीय राज्यों में सुधार कैसे हो सकता है, एक प्रश्न है। अब दक्षिण भारत से निश्चित तौर पर यह चीजें मांग उठ रही है कि हमने ज्यादा अच्छा काम किया है, उत्तर भारत अच्छा काम नहीं किया और समस्या हमारे लिए ही खड़ी हो रहा है। तो एक प्रश्न यह तो बनता है कि उत्तर राज्य में सुधार कैसे हो सकता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लोग यहां से रोजगार पाने के लिए, मजदूरी वगैरह करने के लिए दक्षिण भारतीय राज्यों में चले जाते हैं। वहां कई बार विरोध भी देखा जाता है कि इससे क्या होता है कि स्थानीय जो युवा होते हैं उनका रोजगार छिन जाता है, तो ये एक आपत्ति भी रहा है। तो सुधार में सबसे पहली बात है जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाएगी। अब अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का, तो तकरीबन उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25 करोड़ जनसंख्या, और बिहार की स्थिति देखेंगे तो 15 करोड़ का अनुमान अब लगाया जा रहा है। तो ये दोनों मिलके ही देश की जनसंख्या को 40 करोड़ तक पहुंचाने में अहम योगदान दे देते हैं। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते रहे तो और भी इनका योगदान बढ़ते रहेगा जनसंख्या में, और इसके अलावा बाकी राज्य भी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि संसाधन तो देखिए उतना ही है। ठीक है, भारत का भूभाग तो नहीं फैल रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो उसके आधार पर फिर संसाधन कम पड़ जाएगा लोगों के लिए। उसके बाद शिक्षा के स्तर में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि दक्षिण भारत में जो लिटरेसी रेट है वह उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक देखी जाती है। औद्योगिक विकास को निश्चित तौर पर बढ़ावा देना पड़ेगा। दक्षिण भारत में एक जगह है बेंगलोर, ठीक है, जो कर्नाटक की राजधानी भी है, उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं इंडिया का। जिस हिसाब से वहां टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में बहुत आगे और ले जाएगा। इसरो जानते हैं आप, वो भी वहीं पे है। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्तर भारत में भी औद्योगिक का विकास करना पड़ेगा, और इसके लिए एमएसएमई सेक्टर पर यदि काम किया जाए तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना पड़ेगा, और इसके लिए नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट हैं उनको बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर के मामला सही हो सकता है। इस टॉपिक पर एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन आपको चुनना है। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दी जाने वाली करों में हिस्सेदारी के निर्धारण में जनसंख्या, कीवर्ड समझिए, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण आधार था। दूसरा, उत्तर भारतीय राज्यों में 15वें वित्त आयोग के करों में हिस्सेदारी के निर्धारण में जनसंख्या के आधार बनाए जाने का
विरोध हुआ था। ये दोनों बातें हैं, हमने विस्तार से चर्चा किया है। आपको ये पता करना है कि दो स्टेटमेंट में से कौन सही है कौन गलत है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि इस पूरे डिबेट का हम समराइज करने की कोशिश करेंगे तो देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर के पूछा गया, उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, आपत्ति है, इनजस्टिस यदि हो भी रहा है, लेकिन इसके लिए अलग तरीके से मांग किया जाना चाहिए। भारत एक राष्ट्र है और हम सभी उसके अंग हैं। यह पब्लिक का सेंटिमेंट हो सकता है, लेकिन अलग राष्ट्र की कोई अवधारणा की बात नहीं की जानी चाहिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपके क्या मत हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किस तरह से उत्तर भारत के राज्यों का विकास हो सकता है? दक्षिण भारत जिस तरह से अच्छा किया है, क्या उससे फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। मैं कमेंट देखता हूं और मैं देखता हूं कि आप लोग में से अधिकांशतः लोग जो है काफी परिपक्व अंदाज में अपने जवाब देते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है। मैं उम्मीद करता हूं आप आगे भी कमेंट करते रहेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।